नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। आज भारतवर्ष में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। शायद वो राजीव गांधी के बाद सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर 64 साल की उम्र में बने थे। लगभग 11 साल से वो प्रधानमंत्री हैं। अगर वो अपनी टर्म जैसे पूरी होगी, वो देश के अंदर तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिनका कार्यकाल 5,000 दिनों से ज़्यादा हो जाता है। सबसे ज़्यादा नेहरू जी ने किया, उसके बाद इंदिरा जी ने 3 टर्म के अंदर किया, उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी जी उसको रिकॉर्ड को ब्रेक करने जा रहे हैं। उनकी अपनी कहानियाँ हैं। उनकी ये जर्नी जो है, ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग जर्नी, चाहे वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, चाहे यहाँ पर प्रधानमंत्री रहे, 25 साल से लगभग वो सत्ता में हैं। 2001 में वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, और उसके बाद यहाँ पर आकर के प्रधानमंत्री रहे। तो इस 50 साल की उनकी पहले हिस्ट्री है जिसमें सत्ता में नहीं थे, और बाकी की हिस्ट्री है जिसमें वो सत्ता में रहे। और मैं उनके साथ काफ़ी टाइम बताया उनको। मेरा परिचय लगभग उनसे 50 साल से है। इतना घना संबंध तो नहीं है, परंतु जब दिल्ली में यहाँ पर आए तब से मेरा उनका संबंध था, जो महामंत्री नहीं, मंत्री बन करके 1995-96 में दिल्ली में आए थे। कोई बीती कहानियाँ उनके साथ, कुछ बीते ऐसे पल जो मैंने उनके साथ बताए। पत्रकार होने के नाते कई चीज़ें मैंने उनके बारे में लिखी भी नहीं और बोली भी नहीं। ऐसी कुछ कहानियाँ उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं भी आपसे करूँगा, प्रभुवाणी में। इससे पहले सारे भारतवर्ष की तरह, सारे विश्व के नेताओं की तरह, मैं भी एक लाइन में ऐसा उनका शुभचिंतक हूँ, जो उनको शुभकामनाएं रहता हूँ। वो स्वस्थ रहें, सफल रहें, ये मेरी उनकी शुभकामनाएं हैं। नरेंद्र भाई से पहली मुलाकात लगभग मेरी 74 में हुई थी, जब मैं अहमदाबाद गया था। वहाँ पर आंदोलन चल रहा था। उस वक्त चिमना भाई पटेल, उनके खिलाफ आंदोलन हो रहा था, और मुरारजी भाई यहाँ धरने पर बैठे हुए थे दिल्ली के अंदर, भूख हड़ताल के ऊपर, जिसके ऊपर उनको डिसमिस किया गया उसके बाद। पर उनको याद नहीं है कि मैं मिला था। मैं संघ कार्यालय में उनको जाकर के मिला आरएसएस के ऊपर। तो उसके बाद मेरी मुलाकात लगभग 20 वर्ष के पश्चात 11 अशोक रोड, जो भारतीय जनता पार्टी का नेशनल हेडक्वार्टर था, वहाँ हुई। वो यहाँ पर वो सेक्रेटरी मंत्री के नाते उनको बुलाया गया था। कुशाभाऊ ठाकरे तब अध्यक्ष भी थे, उसके बाद जोशी जी रहे, काफ़ी लोग रहे, इनकी तरक्की होती गई। तो मोदी जी अपने आप एक व्यक्तित्व था उनका। अपना एक झोला था, उठा करके अशोका रोड में पीछे क्वार्टर थे जहाँ पर ऑफिस में रहते थे, एक छोटे से कमरे में रहते थे। पत्रकारिता के नाते मेरे को जानते थे कि मैं विद्यार्थी मिशन में भी एक्टिव था, परंतु ज़्यादा परिचय मेरा उनके साथ नहीं था। परंतु उनकी आदत थी कि पत्रकारों से बहुत मिलजुल के रहना, हर एक से बात करना। क्योंकि उनके पास संघ की शिक्षा प्राप्त थी, तो उनकी भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि ज़्यादा थी। वो कहते थे, प्रभु, यहाँ के जो पत्रकार हैं सारे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, इनको बीजेपी के बारे में कुछ नहीं पता, इनको संघ के बारे में कुछ नहीं पता। तो मैं इनको मिलकर के कुछ बताना चाहता हूँ कि हम किस तरह से काम करते हैं। यानी कि बताने की इच्छा, अपने जो संघ का उनका प्रति प्रेम था, या बीजेपी की जो उनकी संगठन की कमिटमेंट थी, वो हर पत्रकार से मिलते थे, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेसी हो। उनके कमरे में कोई ना कोई पत्रकार बैठा रहता था। तो ये एक ऐसी उनकी उनकी पर्सनैलिटी का एक ऐसा रूप है जिसके ऊपर मैं कुछ चर्चा करूँगा आज। आज उनके ऊपर आरोप क्या लगते हैं कि नरेंद्र भाई बड़ा गुस्सा खाते हैं, पत्रकारों से नफरत करते हैं, पिछले 11 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हालांकि पिछले 11 साल के अंदर लगभग लगभग उन्हें 300 इंटरव्यू दिए हैं। इनको भी दिए, उनका फैसला है। उसके ऊपर आपकी रुचि हो सकती है कि नरेंद्र भाई ने प्रभु चावला को इंटरव्यू तो नहीं दिया, फलाना के 10 बार इंटरव्यू दे दिया। ये उनकी चॉइस है। ये नहीं कोई पूछता कि इंदिरा गांधी ने कितने लोगों को इंटरव्यू दे दिए थे, या सोनिया गांधी ने कितने इंटरव्यू दिए हैं, या प्रियंका गांधी ने इंटरव्यू कितने दिए हैं। राहुल गांधी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या कभी इंटरव्यू भी दिया उन्होंने? नहीं दिया। तो मोदी जी को आइसोलेट क्या क्यों करना? मायावती भी इंटरव्यू देती, बिल्कुल ही दे। योगी जी भी बहुत कम इंटरव्यू देते हैं, स्टालिन इंटरव्यू देते ही नहीं है। तो कई नेताओं की ऐसी एक प्रवृत्ति बन जाती है कि वो इंटरव्यू नहीं देते। मोदी जी पहले इंटरव्यू बहुत देते, ये बदलाव उनके अंदर आया है। जब मुख्यमंत्री थे, वो सबको मिलते थे, सबको इंटरव्यू देते थे। मैंने भी 3-4 बार उनके साथ सीधी बात की है। मोदी जी के अपने बड़ी स्ट्रांग आइडियाज़ हैं, क्योंकि वो पढ़ते लिखते ज़्यादा हैं, उनके सोचने का ढंग अलग है, उनकी पर्सनैलिटी अलग है। जो वो कहते हैं, उनकी डिफरेंस में जो कहते हैं, वो प्रीच करते हैं,
जो वो प्रैक्टिस करते हैं, आप उससे सहमत हो या नहीं हो। परंतु मैं इस विषय पर इसलिए कह रहा हूँ कि आज प्रधानमंत्री देश के हैं। मनमोहन सिंह ने भी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, हालांकि जहाज़ के अंदर करते थे। मोदी जी अब किसी को जहाज़ में अपने नहीं ले जाना चाहते। उनकी एक अपनी धारणा बनी हुई है मीडिया के बारे में, उसके ऊपर असहमति हो सकती है कि जिस तरह से 2002 से लेकर के 2014 तक जब तक वो प्रधानमंत्री बने, जिस तरह से मीडिया का एक सेक्शन उनको लगभग मर्डरर कहने लगा, उनको जेनोसाइड के रिस्पॉन्सिबल बनाने लगा, उनके बारे में हर चीज़ की टिप्पणियाँ करने लगे, तो जो चोट उस आदमी के व्यक्ति के मुँह पे लगी है, जो उसके पर्सनल इमेज के ऊपर लगी है, उसके प्रति उन लोगों के प्रति घृणा होना स्वाभाविक है। क्योंकि जिस तरह से 2012 से उन्होंने डील किया मीडिया के साथ, मेरे को पता है इस बात का। मैं एक एग्जांपल इसे दे रहा हूँ कि मैं उनके साथ सीधी भी करता था। मेरी सीधी भी बात अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो काफ़ी लगेगा कि कहीं हम दोनों में काफ़ी नोक-झोंक होती रहती थी। मेरे को एक बार याद है, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था 2005 में या 2005 में। उनको लंदन बुलाया गया था। लंदन जा रहे थे, गुजराती भाइयों ने उनको बुला रखा था। मैंने उनका इंटरव्यू किया अहमदाबाद, उनके गांधीनगर निवास स्थान पर। उन्होंने कहा जी मेरे को बॉम्बे फ्लाइट पे जाना है। तो मैंने उनका बॉम्बे फ्लाइट जाना, हमने इंटरव्यू किया। उसके बाद जब ऐसे इंटरव्यू करके हम बाहर आए, उन्होंने अपना स्टूडियो बनाया हुआ था। अच्छा बढ़िया स्टूडियो बनाया हुआ था, पर मैं तो अपना कैमरामैन लेके गया था। तो उनके सेक्रेटरी ने आके कहा कि साहब आपका तो वीज़ा कैंसिल हो गया। मैंने पूछा नरेंद्र भाई, मैं उनको तब कहता गुजरात नरेश, मेरी उनसे पर्सनल दोस्ती भी थी। गुजरात नरेश आपका वीज़ा कैंसिल हो गया ये बता रहे हैं, तो आपको तकलीफ़ नहीं होती? कहते प्रभु भाई मैं बहुत भुगत चुका हूँ, आगे भी भुगतूंगा। ये अपने ही लोगों ने मेरे खिलाफ लिख के चिट्ठियाँ लिख के, आपके मीडिया भी कुछ लिखता रहता है। उनको एक ही चढ़ाया कि यहाँ पर ये हो गया, गोधरा कांड हो गया, गुजरात में 3 लोग मारे गए, हर बार यही सवाल पूछते रहते। वो बड़े दुखी थे, स्वाभाविक था कि वन साइडेड नैरेटिव उनको लगता था सारे चला रहे हैं, स्वतंत्रता हमारे देश के अंदर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जितनी बार भी इंटरव्यू किया उनका, मेरे को उन्होंने कभी नहीं कहा प्रभु ये सवाल आप नहीं पूछेंगे। मैंने जो सवाल किए उसका जवाब उन्होंने अच्छा दिया, मीठा दिया, तीखा दिया, पर दिया ज़रूर या चुप करके बैठ गए। जैसे मैंने 2005 के अंदर पहली बार इतनी कड़वी बात की उनसे कि आप जी जिंदा रखना चाहते हैं इस गोधरा कांड को, माफ़ी नहीं मांगते, ख़त्म नहीं करते, क्योंकि आपके दिल के अंदर राष्ट्रीय नेता बनने की एक मनोकांक्षा है। आप देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये 2005 में मैंने कहा था, वीडियो अभी भी है। उनको गुस्सा ज़रूर आया। गुस्से में घूंट जैसे कि होते हैं, खून पी जाता है, ऐसे पी गया। पर जवाब दिया, उसका खाना भी खाया, स्वाभाविक, कोई नाराज़गी नहीं। उसके बाद फिर इंटरव्यू दिया उन्होंने मेरे को। प्रधानमंत्री के बाद मैंने इंटरव्यू एक बार माँगा, नहीं दिया, उनकी अपनी मर्ज़ी है। परंतु ये कहना कि वो सवाल को डिक्टेट करते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है पत्रकारों के जो डिक्टेट हो जाते हैं। उनकी मर्ज़ी है इंटरव्यू देना, ये उनकी क्या है, मैं इंटरव्यू जिसको देना चाहूँगा दूँगा। पर दूँगा तो सवाल आप पूछिए। अब आज के पत्रकार ये कहें कि हम सवाल नहीं पूछते, एक ही तरह के सवाल पूछते हैं। मोदी जी मेरे को लगता नहीं किसी को कहते हैं ये सवाल पूछिए आप। हालाँकि वो रिकॉर्डिंग खुद कराते हैं या जो भी करते हैं, परंतु जो जाता है उसको पता है कि मेरे को इंटरव्यू करना है, सवाल जो बना के जाएगा। अगर आपको इंटरव्यू करना है, वो कहते हैं नहीं देंगे जवाब, मत करिए इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू माँगेंगे तो सवाल अपने तय करिए। तो ये एक पर्सनैलिटी उनकी है कि वो मीडिया से दूर भागते हैं। अब इसलिए उनको गुस्सा बढ़ा हुआ है क्योंकि मीडिया जो है डिक्टेट उनके ऊपर करता रहा है। परंतु मीडिया के प्रति जो उनका प्रेम था उस वक़्त, वो किसी से बिल्कुल कतराते नहीं थे। किसी के घर में, विरोधी दलों के घरों में चले जाते थे। और मेरे को अभी भी याद है, कुछ विरोधी नेता अभी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो मोदी जी के बारे में कहते हैं मोदी जी बड़े खुले से बात करते हैं। अगर उनसे क्रिटिसाइज़ कर दो बात उसके बारे में करते हैं, अपनी उनकी पार्टी में कुछ कह दो सुनते भी हैं उसके, अभी प्रधानमंत्री के रूप में भी सुन लेते हैं। उनका एक पर्सनैलिटी है, जिसको डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है कि मेरे जो विचार हैं मैंने उसके ऊपर काम किया हुआ है, उसको आपने सुनना है, जैसा भी हूँ वैसा ही हूँ। पसंद है बात करिए, नहीं है तो अपनी राह चलिए, मैं अपनी राह चल रहा हूँ। ये उनकी पर्सनैलिटी है। इसलिए जो वो कहते हैं वो करते भी हैं। अब प्रधानमंत्री के बाद लोग पूछते हैं कि उन्होंने क्या परिवर्तन किए। एक पैसा नेता है विश्व भर के अंदर, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर। एक तो रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने रहने का, दूसरा उन्होंने इतने नारे दिए देश के अंदर, 100 से 150 के करीब नारे ऐसे हैं जिनकी मैं गिनना शुरू कर दूं, आप स्वच्छ इंडिया से शुरू करेंगे या अच्छे दिन की बात करेंगे, डिजिटल इंडिया की बात करेंगे, आप कितने भी नारे लेकर के चलें,
स्टैंड अप इंडिया की बात करेंगे, खेलो इंडिया की बात करेंगे, स्वच्छ इंडिया की बात करेंगे। आप जितनी भी नारों की बात करें, हर नारे के पीछे एक ढांचा परिवर्तन की बात करते थे। और मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं, हर नारे के पीछे कैसे इसको इम्प्लीमेंट होगा, उसकी भी एक रोड मैप बनाया होता है। उन्होंने प्रगति नाम से करते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग करते हैं। हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर उनका जो है नज़र होती है कि इस प्रोजेक्ट को हमने शुरू किया है। अगर उन्होंने गुजरात के अंदर ये फैसला किया एज़ ए चीफ मिनिस्टर, सबसे बड़ी प्रतिमा लगेगी वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो उन्होंने वर्करों को कहा कि बनानी है और सारे देश के अंदर लोगों को भेजा, मंत्रियों को, कि लोहा जो पुराना है उसको इकट्ठा करके रखिए, उसका हम प्रयोग करेंगे बनाने के लिए। विश्व भर के अंदर सबसे ऊंची प्रतिमा जो है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मोदी जी का एक वो हर चीज़ बड़े आंकड़ों में सोचते हैं। राजनीति में आंकड़ों का इंट्रोडक्शन मोदी जी ने किया। जब भी आप उनका भाषण सुनेंगे, आंकड़ों से भरा होता है। हम 1.5 लाख करोड़ खर्च करेंगे, हम 2 लाख करोड़ खर्च करेंगे, हम 100 एयरपोर्ट बनाएंगे, हम वंदे मातरम ट्रेन चलाएंगे, हमारा जीडीपी $5 ट्रिलियन होगा, हमारे किसान की इनकम दुगनी होगी। हर चीज के पीछे आंकड़े जुड़े हुए हैं। ये एक राजनीति, कभी भी आप प्रधानमंत्री पहले बता देंगे, कभी भी वो आंकड़े नहीं देते। विकास की दर कितनी होगी इसके बारे में नहीं। मोदी जी के हर रिकॉर्ड के पीछे एक आंकड़ा जुड़ा हुआ है। वो क्यों जुड़ा हुआ है? जिससे वो लगता है कि जो हमने वायदे किए हैं, आंकड़ों में जब तक नहीं बदलेंगे, तब तक उसकी सक्सेसफुल है कि नहीं है, इसका पता नहीं लगेगा। फिर टाइम बाउंड की बात करते हैं। जब किसी चीज़ की बात करते हैं कि मेरे को 6 महीने, जैसे अभी आप दिल्ली के अंदर देखा, पार्लियामेंट बननी है, तो बननी है तो इतने समय में बननी है तो बनी। तो जो भी चीज़ें वो करते हैं, आंकड़ों को उससे जोड़ देते हैं। और तीसरी पर्सनैलिटी जो मैं डिटेल में जाऊँगा, क्योंकि आज तो सारे दिन में हर ट्विटर पे देखिए हज़ारों लोग उन कह रहे हैं ट्रम्प, सबका भी मैसेज आ गया, सबका आ गया, हर टीवी चैनल पता नहीं क्या-क्या चला रहे हैं। मैंने आंकड़ों की बात की, दूसरी मैं बात करने वाला हूँ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो पॉलिटिक्स में मैंने पहली रेयर देखी है। वो अच्छी है, बुरी है, उसके पीछे नहीं जाना चाहता मैं। मोदी सारे विश्व के अंदर, एक हिंदुस्तान के अंदर जितने प्रधानमंत्री रहे, 15 या 16, पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बिजनेस को राजनीति से जोड़ा। मतलब देश के अंदर जब तक वेल्थ क्रिएटर, जो धन को बनाने वाले लोग हैं, जब तक वो एक एक्टिव नहीं होंगे, बिजनेसमैन को, बिजनेस कम्युनिटी को रेस्पेक्ट देने के लिए ओपनली ये पहले प्रधानमंत्री हैं। वो इस बारे से बिल्कुल घबराते नहीं हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहें। हालांकि ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप 2-3 इंडस्ट्रीज को सब कुछ दिए जा रहे हैं, पर उनका कहना है कि जब तक वेल्थ क्रिएटर को हम रेस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। तो हमारे यहाँ निर्माण होना चाहिए हर एसेट्स का। तो बिज़नेस के अंदर कैसे खिलना है, कितने आपने देखा कि इनकम टैक्स कम किया, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की किस तरह से आसान हो सकता है। बड़े-बड़े कानून ख़त्म कर दिए उन्होंने, कई आरबीआई ने सीमाएँ लगी थी वो ख़त्म कर दी, प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस के अंदर ला के खड़ा कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को इंश्योरेंस के अंदर ला कर खड़ा कर दिया, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर काफ़ी लिमिट हटा दी गई और इम्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी लिबरलाइजेशन किया गया। प्राइवेट एजुकेशन, फॉरेन यूनिवर्सिटी एजुकेशन की आनी शुरू यहाँ पर हुई। तो जितना भी प्राइवेटाइजेशन हुआ, जहाँ पर मनमोहन सिंह ने भी कोशिश की, परंतु मोदी जी डंके की चोट पर कहते हैं कि देश के अंदर बिजनेस को बढ़ाना है, उसी से तरक्की होगी। तो उन्होंने पहली बार होता है कि नरसिम्हा राव ने जब रिफॉर्म शुरू किए थे 1991 के अंदर, 1996 के अंदर उन्होंने रिफॉर्म शुरू किए। बाद में कांग्रेस पार्टी जब हार गई, उन्होंने कहा जी हमने रिफॉर्म्स किए, प्रो बिजनेस हो गए, हमारे को क्रोनी कैपिटलिज्म का देख लो, इसलिए हम हार गए, तो बंद कर दिया उन्होंने। परंतु यहाँ प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार इसलिए जीते हैं कि उन्होंने बिजनेसमैन फ्री किए। तो अच्छी इकोनॉमिक्स जिसे बोलते हैं, अच्छी इकोनॉमिक्स को अच्छी पॉलिटिक्स में बदलना, आंकड़ों के माध्यम से आर्थिक जो हमारी क्षमता उसको बढ़ाने के अंदर, हमारी कैपेसिटी कितनी बढ़ी है, किस चीज़ के अंदर कितने एयरपोर्ट बने हैं, तो अच्छी इकोनॉमिक, अच्छी राजनीति हो सकती है। इसको बदलने वाले सिर्फ मोदी जी हैं। हालाँकि आप कह सकते हैं कि इसका असर ये हुआ कि गरीबों की गरीबी बढ़ गई है, अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं, 2% लोगों के पास 50% कैपिटल है, इस तरह के आरोप लग सकते हैं। जब विकास होगा तो इस तरह की लगता है इरेगुलरिटी, स्क्यूड होगा, सब कुछ बदलता जाएगा। परंतु देश के अंदर ये नहीं कह सकता 30 किलोमीटर रोज़ अगर हाईवे बन रहा है तो बन रहा है। कमलनाथ के राज में 18 किलोमीटर बन रहा था। मोदी जी ने शुरू किया था 12 किलोमीटर बनता था। हालाँकि वाजपेयी जी ने, वाजपेयी सड़कों बनाने के अंदर सबसे बड़ा उन्होंने काम किया।
जनरल खंडूरी जब मिनिस्टर थे, उन्होंने सड़कें बनाने का काम शुरू किया। तो अर्थशास्त्र को, अच्छे अर्थशास्त्र को हमारे यहाँ चाणक्य भी रहे। तो मोदी ने जो आंकड़ों और बिजनेस दोनों को अच्छी राजनीति में बदल दिया, ये श्रेय केवल उन्हीं के पास जाता है। और तीसरा क्या है? भारतीय संस्कृति को आगे ला करके खड़ा करना। जो 5000 साल पुरानी हमारी संस्कृति है, उसके अंदर जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, भारत के अंदर चीज़ें होनी चाहिए। भारतीय आप पहले, फॉरेन बाद में होना चाहिए। हर जगह जितने हमारे चीज़ें हैं उनको रिवाइव करना। संस्कृत कल्चर मिनिस्ट्री को केवल पाश्चात्य कल्चर को बढ़ाने की बात नहीं है। 1000 से ज़्यादा ऐसी चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स हमारे जो चोरी होकर के बाकी विदेशों में चली गए थे, वो सारे वापस आ गए। उनके ले के आ जाए। और साउथ के अंदर भी देखिए, मोदी जी ने संघ का क्या था? संघ के संयोजक रहे, वहाँ से प्रधानमंत्री बने। एजेंडा क्या था? कि 370 खत्म होना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसलिए सेक्रीफाइस किया। मोदी ने 370 खत्म कर दी। राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, समय लिमिट के अंदर उन्होंने उसको खत्म कर दिया। 3 तलाक खत्म होना चाहिए, उसको खत्म कर दिया। और सब, अब देखिए साउथ के अंदर जब राम मंदिर की बात हुई, तो मोदी जी ने साउथ के अंदर राम के मंदिर ढूंढ दिए, चाहे वो तेलंगाना में हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, उस मंदिर में गए। पुराने संभाजी, शिवाजी के राव और बाकी जितने लोग हैं, जितने लोग भूल गए थे हमारे पुराने लोगों, उनको आगे लाकर खड़ा कर दिया कि भारत के अंदर स्वतंत्रता 1947 के बाद ही देश नहीं था, उससे पहले भी था। मुगलों के आने से पहले भी भारतवर्ष होता था, उसको दोबारा लाना है। मेक इंडिया प्राउड, भारत को घमंड होना चाहिए। तो इसलिए संस्कृति को भी लाना, भारत की सांस्कृतिक यूनिटी को खड़ा करना, आर्थिक दृष्टि से स्टेट्स को भी ऊपर लाना। उनका कहना ये है कि हर स्टेट्स को हम किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। तो यूपी के ऊपर ध्यान, जैसे यूपी के बारे में कहा जाता है बीमार प्रदेश है, यूपी के अंदर आज देखिए वो $1 ट्रिलियन की बात करते हैं। तो हर स्टेट्स को आगे, जब तक स्टेट नहीं उठेंगे तब तक भारत नहीं हो सकता, ये उनकी सोच है। गुजरात उनके सामने मॉडल था, उन्हें ऊपर ला करके वहाँ पर बड़े बड़े कारखाने सबसे बड़े किए। गुजरात मॉडल, बहुत बढ़िया मॉडल सभ्यता रखी, उसमें बुराइयाँ हो सकती हैं जो अब दिखाई दे रही हैं, परंतु गुजरात मॉडल अपने आप में एक ऐसा है जिससे देश के अंदर तरक्की हो सकती है। सब मिलाकर ये कहूँगा कि उनके 75 सालों में 25 साल का जो उनका शासन है, उसके अंदर उन्हें ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रिसर्च टाइटल भी बन सकता है। और जो इतने सारे उनके ऊपर फिल्म बन रही हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, एक उनका एक सोच का तरीका भी हो सकता है कि आने वाला जो इतिहास हो, क्योंकि हमारे नेताओं के बारे में, शिवाय नेहरू जी के बारे में या महात्मा गांधी के बारे में कुछ, बाकी के बारे में कुछ है ही नहीं रिकॉर्ड में। तो ये है कि कोशिश आने वाले याद रखेंगे कि भारत के अंदर एक मोदी नाम जी का प्रधानमंत्री हुआ था, जिसने देश में बहुत सारे परिवर्तन किए थे। पहली पार्टी जो मेजोरिटी लेकर के आ गया लीडर पहली बार के अंदर, और तीसरी बार जीत के आया, और उससे एजेंडा क्लियर। मैंने पहले कहा, आंकड़ों की बात करते हैं, वो अगले, जैसे अब उन्होंने कहा, जब 100 साल का भारत होगा, 2047 में आत्मनिर्भर भारत की जो बात कर रहे हैं, जो अमृतकाल चल रहा है, तो 20 साल बाद की जो आदमी सोचता है, उसके लिए योजनाएं बनाता है। जिस तरह का प्रधानमंत्री भारतवर्ष के रहा, ये इतिहास के लिए वो छोड़ करके जा रहे हैं। तो आज उनका 75वां जन्मदिन है। एक बार फिर से उनको शुभकामनाएं। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले फिर कह देता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, उसको शेयर भी करिए। आने वाले जो लोग देखेंगे डिजिटल मीडिया के, तो बहुत सारी वीडियो हैं, अच्छी बुरी बुराई सब टिप्पणियाँ लिखिए। मैं बुरा नहीं मानूंगा और जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।